अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूवास। आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। फटाफट सभी साथी ज्वाइन हो जाएं और विद इन 1 मिनट हम लोग क्लास को कमेंस करते हैं। एक्चुअल में फटाफट सभी साथी ज्वाइन हो जाएं। कुछ हमारे साथी ऐड नहीं हो पाए थे, जिस वजह से हमें दोबारा ये लिंक लगानी पड़ी। तो फटाफट सभी साथी ऐड हो जाएंगे, ऐड होते जाइए। जस्ट ज्वाइन इट एंड यू हैव ओनली 1 मिनट। फटाफट सभी साथी ऐड हो जाएंगे, ऐड होते जाइए। जस्ट ज्वाइन इट एंड यू हैव ओनली 1 मिनट। ये बालक के अचानक क्लासरूम में आ जाने के कारण थोड़ा सा गतिरोध उत्पन्न हो गया और इस इंटरप्शन के लिए आपसे माफी चाहेंगे आपसे, क्योंकि बालकों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, करें तो क्या करें। वेरी गुड इवनिंग। हमारे बीच में ममता जी हैं, प्रतिमा जी हैं, अंजना रानी जी हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप लोग सिनोनिम और एंटोनिम के लिए इस समय केवल और केवल मास्टर की का सेवन कीजिए, और आप वैसा ही कर रहे होंगे। और भी जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, रीना जी हैं, सभी को गुड इवनिंग। तो फिर ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं आज की क्लास में, तो बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग बता दें। अंजू जी भी ऐड हो चुकी हैं, फटाफट बता देंगे। सभी प्यारे साथी हमें बताते जाएं, रिमाइंड कराते जाएं कि यस सर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। और फिर हम आपकी इजाजत से ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। थोड़ा सा क्लास डिले हो गई है। पायल राणा जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, शिवांगी जी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेलकम। रमेश गुप्ता जी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बिना किसी देरी के। जो भी साथी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लें। एप्लीकेशन से ये बैच परचेज होगा। माय होम प्रतिमा जी, कीर्ति शुक्ला जी, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर। बहुत ही जोरदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की थोड़ा कोशिश करिए। बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। आइए, आरसी मौर्य जी, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। माय डियर शालिनी जी, मास्टर की को ऑलरेडी लैंग्वेज के जो बैच है, लैंग्वेज का प्रैक्टिस बैच, उसमें आज सेंड किया गया है आरएस के नाम से। और यदि आप उस बैच में हैं तो आपको मिल गया होगा, और किसी अन्य बैच में हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। किसी भी हमारे बैच में शायद जो सुपर दिवाली, उसके अलावा सभी बैचेज में अवेलेबल है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी सब में है। प्यारे साथियों, आप सभी साथी यहाँ पर निश्चित तौर पर करेक्ट आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और जब अल्फाबेट का अर्थ वर्णमाला होता है तो उसमें हम कभी भी एस का यूज नहीं करते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप लोगों के आंसर्स जोरदार आने चाहिए। और जी, ममता भारती जी आंसर कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गलत आंसर है आपका। और अंजू राइट आंसर, आरसी मौर्य रॉन्ग आंसर। सभी लोग रिप्लाई करें। सुनैना जी का गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज बिफोर यू। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। थोड़ा सा आप लोग तेजी से रिप्लाई करिए ताकि
अनीता त्यागी बी के साथ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे बीच में नेहा खन्ना जी का आंसर, आई लाइक इट, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा हिम्मत वाला आंसर लगाना है जहां पर कोई गलती नहीं है, नो एरर, किसी तरीके का कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। अगर आप मेरी बात समझ जाओ, जैसा कि मैंने आपको कहा है, आप प्रत्येक ऑप्शन को, प्रत्येक अल्टरनेटिव को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया करिए, राइट भाई। द सम एंड सब्सटेंस, तो द एक बार तो क्रिया एक वचन इज लगा हुआ है, एज फॉलोज मतलब निम्नलिखित। कोई जब ग्रामर ऐसा आपने पढ़ा ही नहीं है कि यहाँ पर गलत होगा, तब फिर क्यों सी जबरदस्ती का ठोंक देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आई वॉच्ड हाउ द पायनिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन नंबर 3 में रिप्लाई करेंगे माय डियर। सभी लोग रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 3 इज बिफोर यू। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। और मैं एक वर्ड आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। PIANIST। करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहां पर पियानिस्ट नहीं होता। पियानिस्ट की स्पेलिंग जो होती है वो PIANIST होती, जिसका मतलब देखो, पियानो मतलब तो जानते हो, ठीक है, लेकिन जो स्पेलिंग, जो वादक की स्पेलिंग होती है वो पियानिस्ट PIANIST होती है। और यहाँ पर बी यदि आपने लगाया है, जैसा कि शालिनी श्रीवास्तव, प्रवीण लगा रहे हैं, एंड अंजना जी एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द ruins ऑफ द shipway are a vital clue to the epic struggle that unfold as generations of Khmer engineers coped with a water system that grew complex and unruly। क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्लाई करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 4, तेजी से आंसर करिए। और यहां पर माय डियर देखेंगे, द ruins ऑफ द स्पिलवे आर वाइटल क्लू टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड एज जनरेशंस ऑफ खेमर्स इंजीनियर कॉप्ड पास्ट टेंस, तो यहां अनफोल्डेड हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। स्टार्टिंग भले ही प्रेजेंट से होगी, लेकिन देखो शालिनी जी, फिर आपने तुक्का लगा दिया। यहां पर कोप विद एकदम सही है, कोप्ड विद अ वाटर सिस्टम दैट ग्रीव, ग्रीव भी सही है, पास्ट है, कॉम्प्लेक्स एंड अनरूली। और यहां पर करेक्ट ऑप्शन रेखा गंगवार जी सही जा रही हैं, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, you are required to give an explanation for your conduct within 2 days of the receipt of this letter। तेजी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन नंबर 5। इट्स योर टाइम, रिप्लाई करिए, तेजी से आंसर करिए भाई। आपके आंसर्स में जोशो जुनू दिखना चाहिए, कीर्ति जी, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट। आपको अपने आचरण के लिए व्याख्या और स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। विद इन 2 days ऑफ द रिसीट। रिसीट का मतलब यहाँ रसीद नहीं है, यहाँ रिसीट का मतलब प्राप्ति है। और जब ये प्राप्ति के अर्थ में आता है तो दा नहीं लेता। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्रिसिडा स्टोरीज मी वेरी स्ट्रेंजली इफेक्टेड, चेंज्ड, अफेक्टेड, एफ्लिक्टेड। 6 नंबर में आंसर करेंगे। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, और एफ्लिक्ट मतलब होता है पीड़ित करना, है ना, पीड़ित करना या होना। करेक्ट ऑप्शन इज बी,
यानी कि जो क्रिसिडा की कहानियां हैं उन्होंने मुझे क्या किया, प्रभावित किया बहुत ज्यादा। सी इज द राइट आंसर। शी पिप्ड हर राइवल द गोल्ड मेडल टू नियर फॉर विद 7 नंबर में आंसर करें। पिप मीन्स होता है बहुत कम अंतर से हराना। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लर्न कर लो भाई, अपनी कॉपी में लिख लिया करो। पिप मीन्स होता है बहुत कम अंतर, डिफरेंस, बहुत कम अंतर से हराना। अब बताओ, उसने अपने प्रतिद्वंदी को गोल्ड मेडल के लिए क्या लगाओगे 7 नंबर में, बोलो। हाँ जी, बहुत अच्छा आंसर आप जा रहे हो लगाने, ठीक है। फॉर गोल्ड मेडल, सी इज द राइट आंसर। 7 नंबर में जो लोग बी लगा रहे हैं वो एकदम गलत हैं, और रवि प्रताप राव जी एकदम गलत आंसर हो गया आपका। कोई बात नहीं है, पायल जी रॉन्ग हैं, केवल सी आंसर करेक्ट होगा। शी पिप्ड हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल, 7 में सी होगा। मजा आ रहा होगा, आई होप। बाय मॉर्निंग द फरी ऑफ द फ्लड्स अबेटेड, एब्ड, रिसीडेड, रिट्राइड। तेजी से आंसर करेंगे, मजा आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, तेजी से आंसर करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां कह रहा बाय, थोड़ा मीनिंग समझें। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, द फरी ऑफ द फ्लड्स यानी कि बाढ़ की उग्रता, अबेट, एब्ड, रिसीड, रिटायर्ड। तो यहां पर अबेट जो होता है उस खास तौर से उसका मीनिंग होता है किसी बुरी चीज की तीव्रता में कमी आना। अबेट मतलब होता है कमी आना या घटना, किसी बुरी चीज की तीव्रता में कमी आना। और रिसीड का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना। एब मतलब जानते ही वो लहर आदि का, है ना, लहर आदि का एब क्या होता है, उठना होता है। तो यहां पर निश्चित तौर पर आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, अबेटेड इज द राइट आंसर। 8 में खूब गलत लगा रहे हैं हमारे साथी, बहुत अच्छा गलत कर रहे हो आप लोग, मजा आ रहा है देख करके, है ना। 8 में खूब आंसर गलत कर रहे हो आप लोग। अबेटेड होगा, फ्लड आदि की उग्रता को कम होने के लिए अबेट का यूज करते हैं, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। और यहां पर जो सही शब्द होगा वो रिट्राइड नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लिख दिया गया है, वो रिटायर्ड होगा, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा 8 नंबर में, आप लोग करेक्ट करिए तुरंत। और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, आज का हम लोग अपना टारगेट रखते हैं, क्वालिफाइंग है 30 मार्क्स, 30 आना चाहिए आउट ऑफ 40, याद रखिएगा। वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम डिजायर ऑफ अल्ट्रिज्म एंड। ऑप्शंस आप देखिए और रिप्लाई करिए, मजा आने वाला है क्वेश्चंस में। खुद से जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक माइंड की एक्सरसाइज नहीं होगी, और जब तक माइंड की एक्सरसाइज नहीं होगी तो सब बेकार। दिमाग की कसरत कराओ, ये मजबूत हो जाएगा। 9 नंबर में आंसर करें जोरदार तरीके से, और इसको इतना प्यार करो जैसे कि रियल में आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो, आपकी परीक्षा में आया हो। शिद्दत के साथ जवाब कर रहे हैं हमारे साथी। करेक्ट आंसर इज ए, वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम जेन्युइन डिजायर ऑफ अल्ट्रिज्म एंड फिलेंथ्रोपी। एंड से एक समान प्रकार के शब्दों को जोड़ा जाता है, तो अल्ट्रिज्म परोपकार और फिलएंथ्रोपी का मतलब भी मानव प्रेम होता है, दोनों मिलते जुलते हैं। ए इज द राइट आंसर। यदि आपने ए लगाया है, जैसे कि स्क्रीन में काफी साथी दिख रहे हैं, तो आप चीयर अप करिए, धूम धड़ाका करिए, पटाखे तोड़िए, कुछ तो करिए, है ना। तब आपके अंदर से, पता है, जो आपके अंदर सेल्स होते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी के जो सेल्स होते हैं, सक्सेस जो सेल्स होती हैं कोशिकाओं का, अपने आप से विस्फोट होने लगेगा और आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। शिप्स आर बाय जाइंट engines sailed, dragged,
पुल्ड, ड्राइवन, तेजी से आंसर करेंगे। शिप मतलब होता है जहाज, पानी का जहाज, है ना। अब यहाँ पानी का जहाज किससे चलता है, चलने के सेंस में आपको लिखना है, सेल लिखना है या ड्रैग लिखना है या पुल्ड लिखना है या ड्राइवन लिखना है। दिमाग से आंसर लगाना है, पैदल बिल्कुल नहीं होना है, तेजी से आंसर करिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, 10 सेकंड्स आपको देंगे, फटाफट आंसर करिए। देखो कीर्ति जी ने ये लगा दिया, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब नाव का खेना होता है, नाव का, जहाज का, ठीक है। ड्रैग मतलब घसीटना, पुल मतलब झटका मार के आगे बढ़ाना, धक्का देना, ड्राइव मतलब चलाना। जितनी चीजों में इंजन होती है सबके लिए ड्राइव का यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। कोई डी लगाया, जाओ रोना धोना करो। ज्यादातर लोगों को, मोस्ट ऑफ, शालिनी श्रीवास्तव के अलावा सारे आंसर्स मुझे गलत दिख रहे हैं, हो सकता है प्रवीण भैया का भी सही हो। तो यहां पर ड्राइवन होगा, शिप्स आर ड्राइवन बाय जाइंट इंजन्स, यानी कि जहाजों को चलाया जाता है जाइंट, विशाल इंजन्स के द्वारा। सेल कभी नहीं होगा, सेल तो नाव चलाना होता है, नाव खेना, ठीक है। सेल बिल्कुल मत लगाना, याद रखिएगा, सेल का मतलब नाव आदि चलाना होता है। ये केवल और केवल 10 नंबर में क्या लगेगा, डी आंसर लगेगा। जहाज चलाने के लिए, देख भाई, जहाज यहां चलाने की बात तो आप कोई भी जानो कि जहाज यहां इंजन से चलेगा और निश्चित तौर पर ड्राइव आएगा। मुझे पता था कि सेल लगा देंगे कई लोग। मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, और आप जानते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हमने आपसे कहा था कि हम आरएस रेन एंड मार्टिन को भी कवर करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि रेन एंड मार्टिन। और ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट में डेली रेन एंड मार्टिन से भी डाले जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट? करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। ऑप्शंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन और नाउन। 11 नंबर में, और हमने ग्रामर में भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, और ये रेन एंड मार्टिन से सादर इन क्वेश्चंस को रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस उपयोगी हैं आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस समय, और एनी के बाद ऑफ आया है तो पकड़ने वाले तुरंत पकड़ लेंगे कि यह प्रोनाउन है। प्यारे साथियों, बातों ही बातों में आपको कुछ सिखाते चलें। अगर कभी एनी आए कभी भी और उसके बाद में ऑफ आए तो वो हमेशा प्रोनाउन होगा। अगर कभी भी एनी आए और उसके ठीक बाद में नाउन आ जाए तो वो एनी हमेशा एडजेक्टिव होगा। एनी प्रॉब्लम? अब मैंने क्या बोला, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, यह नाउन है, तो एनी क्या हो गया, एनी एडजेक्टिव हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्यों रिंकू जी, काफी हमारे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही होगी, और जो पढ़ने वाले हैं और जो सो जाएंगे उनका मुकद्दर भी सो जाएगा, फिर मुझे मत कहना। इज दैट एनी बेटर? किसी विद्वान व्यक्ति ने ये बात कही है, अगर किसी को पहचानना है, किसी को जानना है, तो उसको मत देखो, उसके दोस्तों को देखो, अगल बगल वालों को देखो, समझ में आ जाएगा कि अमुक व्यक्ति कैसा है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी नेचर का है। ये आपसे जानना चाहता है माय डियर कि एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। ये आपसे जानना चाहता है कि एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो आपको एनी को नहीं देखना है, एनी को देखोगे तो दोष पैदा हो जाएगा, एडजेक्टिव लगा दोगे और धड़ाम से आंसर गलत हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहां पर देखना है कि बेटर क्या है। बेटर आपका पक्का है कि एडजेक्टिव का सीडी है, ये किसको, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ऐसी अवस्था में हमारा एनी एडवर्ब बनेगा और बी ऑप्शन वाले करेक्ट होंगे। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा है संसार, उड़ो तो कुछ पंख पसार। कुछ पंख पसार के जब उड़ोगे बंधुओं तो आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी।
हमें ज्ञान का मात्र एक बूंद, एक किंचित अंश मात्र प्राप्त हो जाता है और हम घमंड में बैठ जाते हैं। ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ग्रामर अनंत है, ग्रामर अनंत, ग्रामर कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहुविधि संता। तो यहां पर माय डियर 12 नंबर में एडवर्ब आंसर होगा। और जो बातें मैं बोलता हूं उनको ध्यान दिया करिए कि जितना हम जानते हैं केवल उतना ही नहीं, सत्य उसके आगे भी होता है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है ना कि ये एडवर्ब है? बोलो 12 नंबर में। नेक्स्ट 13 नंबर, वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड। एज आपको बताना है। आई होप कि आपके ज्ञान चक्षुओं को एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि यहां पर एज अंडरलाइन है ना। और जब एज अंडरलाइन है तो ऐसी अवस्था में आपको बताना है कि एज क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे। फास्ट मतलब तेज, एडजेक्टिव है, तो निश्चित तौर पर एज यहाँ एडवर्ब ही होगा और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पूनम बहन भी एकदम सही आंसर दे रही हैं और प्रवीण जी, प्रवीण भैया एकदम सही हैं। पायल राणा, साथिया जी, बहुत अच्छा। ए इज द राइट आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम। प्यारे साथियों, यहां पर सभी लोग रिप्लाई करेंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन में जो लोग कंजंक्शन लगा रहे हैं ये प्रशंसा के पात्र हैं। एक बार फिर से क्लास में ये बालक ने प्रवेश कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा क्लास इंटरप्ट होगी। बेटा लॉक कर दिया जाए बालक को। और 14 नंबर में कंजंक्शन आंसर एकदम करेक्ट है। 15 नंबर में शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू। यहां पर एज को आप बताएंगे सभी प्यारे साथी। डी ऑप्शन अपनी तरफ से समझ लिया करें। क्या? नन ऑफ दीज, है ना। 15 नंबर में आंसर करिए। प्यारे साथियों, यहां कंजंक्शन बिल्कुल मत लगाना। कंजंक्शन लगाओगे हाल गलत हो जाएगा और वही गलती आप कर बैठे। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ, ये बात सच है कि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का कार्य करता है, लेकिन बंधुओं जब दोनों अल्टरनेटिव्स मिले तो हम रिलेटिव प्रोनाउन ही लिखेंगे। और यहां पर हमारा शी लाइक्स द सेम कलर, वह वही कलर पसंद करती है एज आई डू। जैसा कि मैं आपको पता है कि जब द सेम आता है तो उसके बाद हम एज का प्रयोग करते हैं और यह रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिनोनिम। आप सभी को बताना है कि यहां पर सही सिनोनिम क्या होगा। चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन क्या है? टायरनी। टायरनी का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस: मिसरूल, पावर, मैडनेस, क्रुएलिटी। तेजी से आंसर करिए प्यारे साथियों। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, मन खुश है हमारा।
हाँ जी, टायरनी मीन्स अत्याचार, क्रुएल्टी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन, तैयारी सही है। ऑब्लिगेटरी, यूजफुल, रिक्वायर्ड, स्टबर्न, एग्रीएबल, 17 नंबर में आंसर करें। ऑब्लिगेटरी मीन्स होता क्या है? जरूरी, जो जरूरी है उसे हम रिक्वायर्ड कहेंगे। बी इज द राइट आंसर। शाबाश, वेल डन। कॉन्सर, इग्नोरेंट, इंटरप्टर, डिलिक्वेंट, लवर ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्सर मीन्स होता है प्रेमी, कला प्रेमी, लवर ऑफ आर्ट। डी इज द राइट आंसर। इम्पेचुअस, वायलेंट, रिसोर्सफुल, प्लीजिंग, रेस। इम्पेचुअस का सिनोनिम बताएंगे। तेजी से आंसर करिए, बहुत धड़ाकेदार क्वेश्चन है। इम्पेचुअस मीन्स होता है अधीर रंजन चौधरी, अधीर। रैस, उतावला, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। सिक्योर, सिक्योर ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, लेकिन यहां एडजेक्टिव के रूप में लिया गया है। सीक्रेट, कंफर्टेबल, सेफ, इंडिपेंडेंट। और प्यारे साथियों, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, यानी कि करेक्ट सिनोनिम सेफ, सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हम लोगों ने 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। एक बार जोरदार तरीके से बताएंगे थम्स अप करके, थम्स अप उल्टा भी होता है सीधा भी, कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आप किस तरीके से इसको ले रहे हैं। क्या आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? सेशन को करने में आप इंजॉय करते हो? सबसे बड़ी चीज कि आप सेशन को करते हो जब ना, तो इंजॉय करते हो कि नहीं करते हो, ये चीज होनी चाहिए। पढ़ाई में जब आनंद का समावेशन हो जाता है, वो पढ़ाई पढ़ाई ना हो करके भक्ति बन जाती है, और जब भक्ति होगी तो शक्ति आएगी, और शक्ति से सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बहुत अच्छे, थैंक यू। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 21 में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, यानी कि आपको अपोजिट लगाना है प्यारे साथियों, अपोजिट लगाना है। हाँ जी, गीता जी डेली प्रैक्टिस होती है, ये पेड स्टूडेंट्स का बैच है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन में रहते हैं तो सप्ताह में एक दिन उनको भी दे देता हूं, ताकि वो भी जागते रहें। डेली प्रैक्टिस 9 से 10 बजे होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज प्रैक्टिस का बैच है। आज हमने अपने टीजीटी पीजीटी के साथियों को भी ऐड किया है, ताकि वो भी जागते रहें, और जो सो गए हैं वो भी जाग जाएंगे धीरे धीरे। यूनिवर्सल का अपोजिट नैरो, रीजनल, मिनिएचर, सबसाइडरी बताएंगे 21 में। यूनिवर्सल मीन्स होता है सार्वभौमिक, और रीजनल मीन्स होता है क्षेत्रीय। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अलाइव, पैसिव, डेड, अस्लीप, ड्राउजी। तो ये अलाइव मीन्स तो होता है जीवंत यानी सजीव, और ड्राउजी मीन्स निद्रालु, पैसिव निष्क्रिय, अस्लीप सोया हुआ, तो डेड हो जाएगा मृत। अलाइव का अपोजिट सजीव का डेड हो जाएगा। बी इज द राइट अल्टरनेटिव। एंसेस्टर्स अपोजिट बताएंगे, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सस्पेक्टर्स, ऑप्शन बी डिसिपल्स, डिसिपल्स, फॉलोअर्स, और डिसेंडेंट्स।
सपोर्टर्स, डिसाइपल्स, फॉलोअर्स, डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर्स पूर्वज होता है और डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, जो आगामी आने वाले लोग होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में वंशज कहते हैं। क्या कहते हैं? डी, वंशज बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 24, एंडाओ। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए बोरो, बी स्टील, सी स्नैच, डी एक्सटोर्ट। जस्ट रिप्लाई। एंडाव का मतलब क्या होता है? उपहार स्वरूप देना। तो बोरो मीन्स उधार लेना। करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहां पर 24 में बहुत से हमारे साथी गलत आंसर कर रहे हैं। यहां पर याद रखना है कि एंडाव मीन्स भेंट करना, देना होता है, बोरो मीन्स उधार लेना। तो ए ऑप्शन बनेगा। एक्सटॉर्ट नहीं होगा, छीनना नहीं होगा, ठीक है। एक्सटॉर्ट मतलब जबरदस्ती ऐंठना नहीं होगा, ए होगा। चलिए, अपोजिट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सिंथेटिक? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कॉस्मेटिक, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी अफेबिल एंड ऑप्शन डी नेचुरल। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो हमारे प्यारे साथी नेचुरल की ओर जा रहे हैं और एकदम सही आंसर है। वेरी गुड। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, नेचुरल प्राकृतिक। डी इज द राइट अल्टरनेटिव। आइए चलते हैं क्वेश्चन जो कि एकदम एक वेरिएशन लेकर के आएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कह देता हूं, अगर आपने आज के वन वर्ड में 5 आउट ऑफ 5 कर लिए तो समझ लेना कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एवरेज है। लीजिए क्वेश्चन स्क्रीन पर। वन हु फोर्सबली सीजेस कंट्रोल्स ऑफ अ बस और एन एयरक्राफ्ट। ऑप्शंस इस प्रकार। ऑप्शन ए पायरेट, बी स्विंडल, सी हाईजैकर, डी पिल्फरर। नाउ इट्स योर टाइम। और हमारी शालिनी जी हैं, नेहा खन्ना जी हैं, बहुत तेज आंसर कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज हाईजैकर। वन हु फोर्सबली सीजे, जो जबरदस्ती किसी बस को या एयरक्राफ्ट को जब्त कर लेता है, अपने नियंत्रण में ले लेता है। द करेक्ट आंसर इज सी, हाईजैकर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। अपनी धर्म पत्नी को मारने का कृत्य। जीनोसाइड, ऑप्शन बी अक्सरेसाइड, सी कैनिसाइड एंड डी एविसाइड। तो प्यारे साथियों, हम लोग चलते हैं सही ऑप्शन की ओर। और अक्षर याद आती है तेरी, किसकी? अक्षर। लोग कह देते हैं ना कि अक्सर याद आती है तेरी, और अक्सर किसकी याद आएगी? वाइफ की। सो कॉल्ड, ऐसे कह सकते हो, ना आए तो भी कहा जाता है ऐसे, ठीक है, कि तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। नहीं कहोगे तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अक्सरे साइड हो जाएगा। जीनोसाइड मतलब वर्ग संहार, कैनिसाइड कुत्ता संहार, कैनी मतलब, हाँ सही है, एविसाइड पक्षी संहार। तो माय डियर, साइड बोले तो हत्या, एवी बोले तो बर्ड, कैनी बोले तो कुत्ता, अक्सर बोले तो वाइफ, जीनो बोले तो वर्ग। जीन से बना एक वर्ग, एक रेश। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो। सेरिनेट, सोनेट, लिरिक, प्रिमो। 28। तेजी से आंसर करेंगे। इट्स योर टाइम। बात कुछ ऐसी है
कि हमारे साथी बड़े होशियार हो गए हैं। सब क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। एकदम सही जवाब है। अरे सोनेट और लिरिक हो नहीं सकता है। सेरेनेड का मतलब होता है ऐसा म्यूजिक जो रात्रि में बजाया जाता है, किसी पर्सन की खिड़की के नीचे कोई प्रेमी एक गीत बजाता है अपनी प्रेमिका की याद में। अ गवर्नमेंट, अच्छा आप लोग बताइए प्रेमो का मतलब क्या होता है। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है ये देखा जाता है। नोबल श्रेष्ठ लोगों का शासन, अभिजात वर्गीय, डेमो ब्यूरो नहीं, एरिस्टोक्रेसी होगा प्यारे साथियों, क्योंकि डेमो लोकतंत्र होता है, ब्यूरो नौकरशाही, ऑटो मतलब तानाशाही। तो डी इज द राइट आंसर। और अगर ये लास्ट क्वेश्चन सही हो गया तो आज आप बाजी मार जाएंगे, हैं? ये रहा, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, पोस्टरिटी, पोस्टडिक्शन, पोस्टस्क्रिप्ट, कॉरिजेंडम। इट्स योर टाइम। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, यानी कि हस्ताक्षर करने के बाद जो चीज हम लिखते हैं वो क्या होती है। 30 नंबर में करेक्ट आंसर होगा, जो कि मुझे रवि जी का आंसर दिख रहा है, डी इन्होंने लगाया है। और जितने लोग भी डी लगा रहे हैं, सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं बड़े प्यारे साथी हैं, बड़े भोले, तुझसा नहीं देखा रे भोला सनम। यहाँ पर सभी का गलत आंसर है। पोस्ट स्क्रिप्ट इज द राइट आंसर, सी होगा। बहुत भोले हैं जितने लोग डी लगा रहे हैं, समझो अरविंद सर के अंदाज में। भाई पोस्टरिटी जो पूर्व चीजें होती हैं, पोस्ट डिक्शन जो बाद की जो शैली होती है, कोई मतलब नहीं है। कॉरिजेंडम होता है भूल सुधार, भूल सुधार। जैसे आज हमने मान लीजिए कुछ गलत पढ़ा दिया, गलती से कोई गलत अर्थ बता दिया, कल हम उसको सही करेंगे। या न्यूज़पेपर आज हमने निकाला, हमने गलत खबर निकाल दी, लिखना था मोदी, हमने लिख दिया योगी, तो हम कल उसको सुधारेंगे, वो भूल सुधार। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब कोई भी चीज, जब आप लेटर लिखते हो, कुछ भी लिखते हो ना, आपने कभी, मुझे नहीं लगता कि शायद आप में हो सकते हैं 2-4 लोग निकल आएंगे, कभी आपने कोई पत्र लिखा हो, कोई खत लिखा हो। खत का साइज ये होता है, आपने यहां से लिखना शुरू किया, पूरा लिख डाला, अब सब कुछ लिख दिया, पत्र भेजने को है, साइन भी कर दिया लास्ट में, लेकिन यहां इतनी जगह बची थी तो आपने लिख दिया मामी को जरूर लिए आना। तो जो बाद में चीजें जोड़ी जाती हैं लिखने के बाद, थोड़ा जहां स्पेस मिल गया, उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। मैंने कहा था ना कि 5 में 5 मतलब नहीं कर पाओगे, अगर कर लिए तो समझ लेना, एक तो गड़बड़। बताओ कितने सही हैं फटाफट, 3 या 4? 5 आउट ऑफ 5 तो किसी का नहीं। पता है आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जहां आपके 4 सही हुए तो आपको लगा कि 5वां तो हो ही जाएगा। चलो आओ, तो माय चैंपियंस, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 31। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे एक माली चुन चुन करके फूल लाता है, पुष्प लाता है, वैसे मैं चुन चुन करके आपके लिए क्वेश्चंस लाता हूं। और ईडियम के ये क्वेश्चन आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगे, दोनों बातें। ये लीजिए क्वेश्चन स्क्रीन पर। टू कीप वंस हेड, टू बी एजाइल एंड एक्टिव, टू कीप काम, टू थिंक coherently, none of these। टू कीप वंस हेड, बताएंगे इसका मीनिंग होता है शांत होना, यानी कि टू कीप काम। बी इज द राइट अल्टरनेटिव 31 में। काफी गलत कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। नेक्स्ट,
याद कर लेना, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस का लाभ तभी मिलेगा जब आप चीजों को लिख करके तैयार करेंगे। ओम नमो नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू क्रॉस सॉर्ड्स, टू फाइट, टू डिफेंड, टू किल, टू रॉब। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा लेकिन काम का। तलवारें तो आपने जरूर देखी होंगी। अगर उन तलवारों को हम क्रॉस करके दिखाएं तो इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिलेटिव्स, मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर्मी में हो, तब आपने जरूर देखी होंगी। हो सकता है आपके पूर्वज दादा परदादा तलवारों से लड़ते रहे हों तो आपने देखी होंगी। तो आज बताओ कि टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है। और हम देखते हैं स्क्रीन पर बी आंसर ज्यादातर लगा रहे हैं। पायल जी ए के साथ हैं, अंजू ए के साथ हैं, और यही आंसर करेक्ट है। सीधी सी बात है कि जब तलवारें क्रॉस करेंगी तो लड़ाई होगी, डिफेंड नहीं होगा, संघर्ष होगा। जब तलवारें क्रॉस करने का मतलब क्या है? एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है ना, तो लड़ाई का प्रतीक होता है 32। नेक्स्ट, अ स्नैक इन द ग्रास, घिसा पिटा इडियम, लेकिन मजबूरी है कि एग्जाम में आने लायक है, रखा गया है। सीक्रेट और हिडन एनिमी, अनफॉरसीन हैपनिंग, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, इररिलायबल पर्सन। प्यारे साथियों, और अल्टरनेटिव्स में जान है। क्वेश्चन तो बहुत ही एवरेज है पढ़ने वालों के लिए, लेकिन ऑप्शंस में जान है। जैसे कि 33 में लोग करते क्या है कि ए आंसर देखते ही लगा देते हैं। जैसे वो देखते हैं कि अच्छा स्नेक इन ग्रास, अच्छा आस्तीन का सांप मतलब हिडन एनिमी, तो ए ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अनरिकग्नाइजेबल डेंजर, यानी ऐसा खतरा जिसे पहचाना ना जा सके। आइए आज आपको यूं समझाता हूं कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। ठीक है, सुनो, मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन ए पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन सी के सापेक्ष ए गलत है। ठीक है, सुनो, आपको क्या लगता है अ स्नेक इन ग्रास मतलब घास है, फिर एक सांप है, निकले तो कट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब। बिल्कुल भी अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है तो ये एकदम सर्वथा गलत है। न यहां घास है, न यहां सांप है। एक ए ऑप्शन कह रहा है कि सीक्रेट, गुप्त अथवा छिपा हुआ शत्रु। कुछ कुछ लगा कि सही होगा, लेकिन ये शत्रु जैसे ही बोला तो ये कंक्रीट हो गया। जबकि सी कह रहा है कि अनरिकग्नाइजेबल डेंजर, ऐसा खतरा जिसे पहचाना ना गया हो। तो इसमें ये शत्रु भी आपका आ गया, ये भी तो खतरा ही है। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा है, समझ में उनको आएगा जिनका आईक्यू तेज है। ये बात कर रहा है कंक्रीट। हमेशा जब कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शन टकराते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट वाला ही सही होता है। सी आंसर करेक्ट। समझ में आया हो तो बोलो। समझ में आ गया हो तो आपका आईक्यू पावर 100 प्लस है। नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो देखना, समझाऊंगा भी नहीं। मैंने क्या कहा था, मेरी बातों पर ध्यान दिया करो। क्वेश्चन बहुत जोरदार नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव्स जोरदार हैं। थैंक यू नेहा जी एंड अदर्स। टू गिव अप द गोस्ट, लीजिए भैया फटाफट पकड़ो। टू गिव अप द गोस्ट, टू सफर, टू फाइट एल फोर्सेज, टू डाई, टू बिकम रैशनल। तेजी से रिप्लाई करो। देखो, गिव अप द गोस्ट का मतलब सीधे सीधे होता है मर जाना, टू डाई। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हब्सन्स चॉइस। अब इसके दो तरीके से अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, एक आज मिल गया, एक कभी और मिल जाएगा। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट चॉइस। पहले देखें कोई रिप्लाई कर रहा है कि नहीं है। 35 में कोई कर रहा है,
सी आंसर लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। डी भी कोई लगा रहा है, वाह। अरे वाह, किसी ने बी लगाया भाई, माय होम ने, गुड। एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, करेक्ट आंसर इज बी, बहुत अच्छा। देखो माय डियर, हैप्सेंस चॉइस के दो मीनिंग मिलते हैं। एक तो होता है रियली नो चॉइस, वास्तव में किसी विकल्प का ना होना। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको कूपन मिलता है। उसने कहा कि आपको कूपन में इतने तक का सामान खरीदना है, और वो ये भी बता देता है कि ये सामान खरीद सकते हो, ये सामान। आपने कहा मुझे ये नहीं लेना, तो चलो तुम्हारा कूपन खत्म। अथवा कभी आपके पापा जी ने आपको कहा हो कि चलो भाई आपकी शादी करनी है, लड़की देख लो, लेकिन इसी लड़की से ही शादी करनी है, लेकिन लड़की तुम पसंद कर लो। भैया पसंद काहे की, पसंद तब होती है जब दो लड़की, एक रीता को लाओ, एक राधा को लाओ, एक गीता को लाओ, अब कहो कैसा है बचवा, लड़की देख लो, तीन में से जो कहोगे उसके साथ तुम्हारी चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। तब तो ये माना जाए कि आपने लड़की दिखाया। लड़की एक ही दिखाए, कहें लड़की पसंद कर लो, क्या पसंद कर लो, खाक, शादी इसी से करना है, क्यों, वचन दिए थे। तो माय डियर, यहाँ वास्तव में लड़का कहा मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि लड़की पसंद कम थी। बाप का ऐसा है कि फिर तो छोटे वाले ही कर देंगे, तुमने एक्सेप्ट करो या लीव द ऑफर, तुम्हारा शादी का नंबर कट जाएगा। लड़का कहा ठीक है बाप, बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट लगाओ। समझ आया हब्सन्स चॉइस क्या होती है? रियल में कोई चॉइस होती ही नहीं है। लेना हो तो ले लो, नहीं तो फिर गए काम से, नंबर तुम्हारा कट जाएगा, फिर छोटे वाले का नंबर लगेगा। बी पॉइंट क्लियर है जी? क्योंकि अब मैं चल रहा हूं स्पेलिंग टेस्ट की ओर, जहां रुकेंगे नहीं, अब धड़ाधड़ स्पेलिंग। अपने ज्ञान की जांच कीजिए, जहां गलतियां हैं उनको सुधार करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36, करेक्ट स्पेलिंग। सेडेंट्री, और कुछ असाइनमेंट भी दे देता हूं आपको। स्पेलिंग के जितने क्वेश्चन हैं सबका मीनिंग खोज के लाना है। लिखोगे जब खोजोगे, पक्का है ना? बताइए 36 में सही आंसर क्या है? SEDENTARY, सेडेंट्री इज द राइट आंसर। और जिसको अगर मीनिंग आता है तो अभी भी कमेंट कर सकता है। सी बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, वेल डन। अप्रोच्ड बताएंगे। थर्टी सेवन, द करेक्ट आंसर इज डी, अप्रोच से बना अप्रोच्ड। 38, कमेंट्री। COMMENTARY, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 39, कमीशन की स्पेलिंग बताओ। बहुत संभल करके जवाब करना। 39, अभी तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। सभी लोग ए और डी के चक्कर में है। ये XD मत लिखा करो, ये लिखोगे क्वेश्चन नंबर और ABCD, ठीक है? गलती से हो सकता है, गलती से हो गई मिस्टेक। कमीशन की स्पेलिंग में डबल M और डबल S। ए इज द राइट अल्टरनेटिव। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथ होता है, पढ़ दिया मैंने, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए था, बताएं। पढ़ने से काफी क्लियर हो जाता है, पढ़ेंगे नहीं, स्पेलिंग खुद किया करो। करेक्ट आंसर इज सी। फटाफट अपना स्कोर काउंट करिए और स्कोर बताइए। यदि आप आज के स्कोर नहीं काउंट कर पाए तो कल का स्कोर बताइए, और उसके ब्रैकेट में वाई यानी कि यस्टरडे लिखिए। प्यारे साथियों, यह बैच जो 3 मंथ्स का है, जिसमें आप लगभग 90 सेट्स करेंगे, और ये आपकी लैंग्वेज को मजबूत करने के लिए एकदम एक्यूरेट है। जो भी साथी ज्वाइन नहीं किए हैं या जिनके साथी नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं, उनको ये नंबर जरूर दीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करें। नॉमिनल फी है, बहुत हाई फाई चार्ज नहीं कि 5,000 रख दिया हूं। 500 रुपये महीने की फीस है।
लगातार आपके साथ मेहनत की जाएगी। अपने दोस्तों के साथ इस बात को आप साझा करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि ये जो कंटेंट बहुत जोरदार है, लेकिन बस बात ये है कि जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो आपके साथियों तक नहीं पहुंचेगा। कंपटीशन का माहौल बनाना है माय डियर सर। टेस्ट सीरीज कब से? टेस्ट सीरीज हमेशा कब शुरू होगी? जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस एक तरीके की टेस्ट सीरीज ही तो है, लेकिन जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी 125 क्वेश्चन का फुल टेस्ट होगा, वो एग्जाम डेट आने पर लगभग 20 पेपर पूरे करवाऊंगा 125 वाले। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और ये टीजीटी के 20 होंगे और पीजीटी के भी लगभग इतने या कम से कम 10, ठीक है। ये प्लानिंग में है, सारा का सारा चलेगा, लेकिन जो चल रहा है उसको आप लोग एंजॉय करते रहें, कनेक्टेड रहें। टेक केयर। हाँ, सेकंड इंस्टॉलमेंट जिन लोगों ने पेमेंट नहीं की वो पेमेंट कर दें। बाद में मुझसे मत कहना कि सर हम ऐप से बाहर कैसे हो गए, क्योंकि एप्लीकेशन अपने आप आउट कर देता है, मुझे माफ करना फिर। टेक केयर, थैंक यू। नहीं, दोबारा नहीं ज्वाइन करना, केवल आपको पेमेंट करना है बस। टेक केयर, गुड नाइट। किसी भी जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर सुबह 10 बजे से रात्रि में 8 बजे तक फोन कॉल कर सकते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी, विद स्वीट ड्रीम्स।